ओम शांति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे ओम शांति। इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर विषय से हम करने जा रहे हैं, जिसकी जीवन में महती आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आइलैंड नहीं है। उसे संबंधों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और यदि संबंधों में मधुरता हो, सरलता हो, आनंद हो, अपनापन हो, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। हम जब से पैदा होते हैं मृत्यु पर्यंत कोई ना कोई संबंध हमारे साथ रहता है। इन संबंधों को कैसे मधुर और श्रेष्ठ बनाएं, ये आज का हमारा सत्र है। एक पिता अपने 8 साल के बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। जब वो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग ऊपर उड़ रही थे। जितने भी उस चकली में धागे थे वो पूरे हो गए। ढील देते देते पतंग आसमान में काफ़ी अच्छी तरह से लहरा रही थी। जब धागा पूरा हो गया, बच्चे ने कहा, पिताजी और ऊपर नहीं जा सकता? यदि हम इस धागे को तोड़ दें तो शायद ये पतंग और ऊपर आकाश में जाएगा, हमें बहुत मज़ा आएगा देखने में। पिताजी ऐसा कीजिए ना, इसका धागा तोड़ दीजिए। पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने धागा तोड़ दिया। थोड़ी देर तक तो वो पतंग ऊपर की ओर गया, लेकिन बाद में वो पतंग धीरे धीरे नीचे आने लगे, और देखा कुछ बच्चे उसकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, उसे लूटने के लिए, खसोटने के लिए। जब वो पतंग नीचे आई, बच्चों ने उसे छीन झपट के फाड़ डाला। बच्चा बड़े अचरज से अपने पिताजी की तरफ देख रहा था। पिताजी ने कहा कि बेटा, ये जो पतंग है ना, जब तक ये अपनी चकली के साथ, धागे के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब तक आकाश में बहुत आनंद के साथ झूमता रहता है, उड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही ये इसे काट दिया गया, ये ज़मीन पे आ गया, इसे लूट लिया गया, खसोट लिया गया, फाड़ दिया गया। हम भी जीवन में कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे परिवार के कारण, मेरे माता पिता के कारण, मेरे भाई बहन के कारण, या फलाने रिश्ते के कारण मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जिस ऊंचाई तक शायद मैं पहुंच सकता हूं। शायद मैं अलग होके कहीं ज़्यादा आनंद ले सकता हूं, सुख ले सकता हूं। लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। जैसे ही हम उस डोर को, रिश्ते की डोर को तोड़ते हैं, लूट लिए जाते हैं उस पतंग की तरह, खसोट दिए जाते हैं। निराशा, उदासी और हीन भावना हमारे जीवन में घर कर जाती है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसे सहेज कर रखिए, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, पीने के काम आए ना आए, लेकिन उससे आग ज़रूर बुझाया जा सकता है। रिश्ते की इसी सुंदरता को, शालीनता को और गहराई से समझने के लिए आज का ये सत्र रखा गया है, इफेक्टिवनेस इन रिलेशनशिप्स, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ जो स्पीकर्स हैं बहुत ही अनुभवी हैं। मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगा। हमारे पहले जो स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर तेजपाल अहलूवालिया जी। आमंत्रित करता हूं उनको स्टेज पे। आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे। अहलूवालिया जी, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेडक्वार्टर्स में सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो प्लीज सर। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च जयपुर राजस्थान के विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर, आप आएँ। दूसरे हमारे जो स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी। डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी जो हैं वो सतना के AKS यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं। आपको MP गवर्नमेंट की ओर से बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी मिल चुका है। हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप
कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पीएचडी कराते भी हैं, और साथ ही आपको गवर्नमेंट की पब्लिसिटी और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के आप पीआरओ भी रह चुके हैं। हमारे तीसरे जो स्पीकर हैं आज के वो हैं बीके प्रदीप मल्होत्रा जी। मैं उन्हें भी मंच पे आमंत्रित करता हूं। मल्होत्रा जी जो हैं वो सामाजिक उद्यमी हैं और सील यानी सोशल एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप नेटवर्क के फाउंडर हैं, और ऑस्ट्रेलियन 3Q इंस्टीट्यूट के इंडिया के नेशनल डायरेक्टर हैं। 9 साल से आप ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तीनों ही वक्ताओं का जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारी सुंदर भारतीय परंपरा है। और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहनों से कि हमारे आज के जो स्पीकर्स हैं उन्हें पुष्प गुच्छों के साथ और बैज के साथ भी उनका स्वागत करेंगे। बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि फूल जिस प्रकार हमारे जीवन में खुशबू देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि इस खुशबू को हम अपने तक सीमित न रखें लेकिन औरों तक पहुंचाएं, वैसे ही आज हमारे इन स्पीकर्स के पास भी जो सुंदर अनुभव रूपी पुष्प हैं, गुलदस्ते हैं, उन पुष्पों की जो खुशबू है वो ये हम तक पहुंचाने वाले हैं। हाँ, करतल ध्वनि में से आप ज़रूर इनका स्वागत करते रहें, अभिनंदन करते रहें। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। शुक्रिया। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार एक बहुत ही अच्छी बात एक प्रसंग में कहा कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों हम सबके लिए कि हम अपने रिश्तों में जीवन को तलाशें। यदि रिश्तों में जीवन नहीं रह जाता है तो जीवन नीरसता की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आज के दौर में यदि आप देखें तो रिश्तों में प्यार कम और तकरार ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। रिश्तों में स्नेह कम और स्वार्थ ज़्यादा देखने में आ रहा है। रिश्तों में विश्वास कम और आस ज़्यादा देखने में आ रहा है। रिश्तों में समझ कम, शब्द अथवा सवाल ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। रिश्तों में अहमियत कम और अहम ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। क्योंकि आज रिश्तों की ये स्थिति हो गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं दरार, कहीं ना कहीं टकरार और कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होने की स्थिति हम देखते हैं। इसीलिए आज के इस सत्र को हमने 6 सेगमेंट में बांटा है ताकि रिश्तों को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से हम समझ सकें और अपने अनुभवी जो वक्ता हैं उनके भी अनुभवों को ले सकें। आप भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपको भी अपने प्रश्न बहुत गहराई से आप सुनते रहें और अपने प्रश्न भी रखेंगे आप हमारे वक्ताओं के सामने। सेगमेंट वाइज हम इसमें चलेंगे अवश्य। और शुरुआत मैं कर रहा हूँ पर्सनल रिलेशनशिप से, जो हम सब के लिए बहुत बहुत महत्व रखता है। जब हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पर्सनल रिलेशनशिप अर्थात हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे अपने चाचा चाची, मामा मामी या फिर हमारे नज़दीकी मित्र, इनमें किस प्रकार अपने संबंधों में हम खूबसूरती ला सकते हैं या जो दरार की स्थिति आती है उसे हम कैसे भर सकते हैं। अब मैं अपने वक्ताओं की ओर चलूँगा और उनसे हम रूबरू बात करेंगे और आप सब भी हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। तो पहले मैं आ रहा हूँ हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि आमतौर पे जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने के लिए होती हैं और जो संबंध होते हैं वो प्यार करने के लिए होते हैं। लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि हम चीज़ों से ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और संबंधों को यूज़ करने लगे हैं। ऐसे में जो संबंध हैं कहीं ना कहीं टूटते बिखरते हुए नज़र आते हैं, हमारे संबंधी हर्ट होते हुए नज़र आते हैं।
आपके विचार से क्या किया जाना चाहिए? मेरा इसमें विचार यह है कि ये आज के भौतिक संसार की आपाधापी के कारण हमारी जो अनादिकाल से सिंप्लिसिटी का जो हमारा फंडा था, जो हमारी संस्कृति थी, वो सादगीपूर्ण थी। उसमें पिछले 3-4 दशकों में बहुत अधिक बदलाव आया है और इसके कारण मनुष्य आज अपनी मनुष्यता खो रहा है और हम अपने शॉर्ट गेन के लिए ऐसे बहुत सारे उपक्रम करते हैं जिससे हमें कुछ लाभ जरूर दिखता है, लेकिन यह लाभ दूरगामी नहीं होता है और इससे हमारे संबंधों में भी टकराव आता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम, जैसा कि जो हमारी अभी तक की सोच थी कि हमारी बॉडी ही वही प्रमुख है, इसलिए हमने अपनी बॉडी को सहेजने और संवारने में बहुत अधिक समय व्यतीत किया है। ये बहुत बाद में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मुझे खुद भी समझ में आया कि वास्तव में सोल अलग है और बॉडी अलग है। तो इसलिए हमारा जो सारा जो चिंतन है वो हमारा बॉडी पर जाकर जुड़ चुका है। तो इसलिए हम आज जो संबंधों में जो बिखराव देख रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है। जी जी जी, मतलब हम शरीर के से अब आत्मा की ओर यदि चलते हैं तो फिर ये जो स्थिति है कि हम वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं वो कम होगा, हम इंसानियत को और इंसान को ज़्यादा महत्व दे पाएंगे। क्योंकि जो हम लोगों ने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो हमारा नज़रिया था हमारे ऋषियों मुनियों का, जी, वो कहीं ना कहीं खो गया है। हमारे पूर्वज भी, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो भी बहुत सादगीपूर्ण जीवन पे विश्वास रखते थे, ऑस्टेरिटी पे विश्वास रखते थे। लेकिन हम लोगों ने पिछले, जैसा मैंने कहा, 3-4 दशकों में हम लोगों ने भौतिकता की दौड़ में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बहुत सारी जो हमारी आवश्यकता नहीं थी उसको हमने आवश्यकता में, कंफर्ट में और अपनी विलासिता की वस्तुओं को भी शामिल कर लिया अपने अनिवार्य वस्तुओं में। उसको मान लिया कि वो भी हमारी अनिवार्यता है। अगर हमारे पास एक भी गाड़ी है तो हमको लगता है कि नहीं, हमारे पास एक से अधिक गाड़ी होनी चाहिए, एक सुबह चलाने के लिए होना चाहिए, एक शाम को होना चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सी फिजूल की आवश्यकताएं भी हमारे साथ हमारे इस जीवन में बढ़ती चली गई हैं। तो हमारा ध्यान ही पूरा भौतिकता की ओर केंद्रित हो गया है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो इफेक्टिव रिलेशनशिप भी है वो भी आज प्रभावित हो रही। आज इसकी चर्चा भी इसीलिए आप शायद ये करवा रहे हैं कि हमारी रिलेशनशिप तो थी, हमारे जो चाचा है, हमारे नानी है, हमारे जो छोटा परिवार था, उसमें जो सामंजस्य और सहअस्तित्व की भावना थी वो कहीं विलुप्त हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम सब आज बैठे हुए हैं एक सुंदर परिचर्चा के लिए कि कैसे उन संबंधों को फिर से संजोया जाए और क्या क्या बातें हैं जिन पे हम विशेष ध्यान देके फिर से संबंधों को हरा भरा कर सकते हैं, खुशनुमा कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डॉक्टर अहलूवालिया जी आपकी ओर आना चाहूँगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी एक क्या बड़ा कारण नहीं बन रहा है? इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। पति पत्नी के बीच खिटखिट हो गई थी, बातचीत थोड़ी बंद थी। अब पति महोदय को बात नहीं करना था पत्नी से। उनको सुबह फ्लाइट पकड़नी थी, 5 बजे की फ्लाइट थी। अब वो रात को आए और उन्होंने एक पेपर पे लिख के रख दिया पत्नी के तकिए के पास कि सुबह मेरी 5 बजे फ्लाइट है, मुझे तुम 3:30 बजे जगा देना, क्योंकि मुझे 5 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। अब पत्नी महोदया भी कहाँ कम थी। वो जब सुबह उठी तो उन्होंने बहुत सारे पेपर्स उनके ऊपर लगा दिए थे, रखे हुए थे कि उठो जी, 3:30 बज गए हैं, अजी उठ भी जाओ, 3:30 बज गए हैं। बहुत सारे पेपर उस पति महोदय के ऊपर थे। जब वो उठे 6 बजे तो उन्होंने देखा खिन्नतापूर्वक। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कई बार संबंधों में दरार की स्थिति पैदा करता है। तो अहलूवालिया जी, आपके लिए प्रश्न ये है, ये प्रॉब्लम जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसके कारण कितनी ज़्यादा ये दूरियां बढ़ती हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए? न केवल पति पत्नी के संबंध में, लेकिन हर एक जो हमारे पर्सनल संबंध हैं उसमें। पहले तो मैं श्रीकांत भाई जी का, हरिकृष्ण जी जिन्होंने मुझे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचाया,
और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे साधारण और एवरेज बुद्धि के आदमी को यहाँ बुलाया और यहाँ से मुझे कुछ सीखने का एक अवसर दिया। अब जब आप रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते तो बदल रहे हैं, बदलते रहेंगे, आगे भी बदलते रहेंगे, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो रिश्ते तो बदलते रहेंगे, जैसे जैसे समय पास होगा रिश्ते बदलेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको रिश्तों का। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी 2 महीने की, तो या तो हम अपने गांव में जाते थे हरियाणा में, और या मदर के गांव अपने मामा के यहाँ जाते थे यूपी में, शामली के पास गांव था उनका। उस वक्त या तो पैदल के साधन होते थे या बुग्गी झोटा, जो लोग यूपी बेल्ट से हैं वो समझते होंगे, वो होता था, उसमें जाते थे। तो हमारा जो एंटरटेनमेंट का साधन होता था, तो हम यहाँ खेत में चले जाते थे अपने यहाँ हरियाणा में। वहाँ खरबूजे लगे होते थे, ककड़ी लगी होती थी, तरबूज लगे होते थे। किसी के भी खेत में जाके कुछ भी खा लो, कोई टोकता नहीं था, बोलता नहीं था। एक परिवार का बच्चा सारे गांव के बच्चे की तरह से वो लोग ट्रीट करते थे, कोई भेदभाव। कहीं से गन्ना तोड़ा खा लिया। नान के अपने जाते थे हम लोग, तो वहाँ आम के बाग काफ़ी थे यूपी में। किसी के भी बाग में चले गए, अगर आम नीचे पड़ी हुई तो ठीक है, नहीं तो पेड़ हिलाया, 2-4 पके हुए आम गिर जाते थे, खा लेते थे। बड़ा मज़ा आता था। गर्मी लगती थी तो राजवाया होता था, जो नहर से एक नदी के बाद नहर से भी निकाल के छोटे छोटे सिंचाई के लिए राजवाए बनाते हैं, यूपी में राजवाया बोलते हैं उसको। तो उसमें पुल बना होता था, पुल के ऊपर चढ़ के खूब छलांगे लगा, बड़ा आनंद आता था। अब आज में आ जाइए हमारे अपने बच्चों की बात। रिलेशनशिप ऐसे होते थे कि हम अपने मामा के यहाँ जाते थे, हमारे नाना वगैरह 4-5 भाई होते थे, किसी के भी घर गए, खाना खाया, सो गए। हमारे पेरेंट्स को, मदर को मेरी कोई चिंता नहीं होती थी कि भाई कहाँ है, उनको पता है यहाँ होगा तो इस मामा के घर होगा या इस मामा, खा पी के सो गया होगा। आज के रिश्तों की बात करें हम, हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आज की तारीख में, वो मनी वैल्यू में मर्ज हो गई हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है कि मनी हमारे सेंटर में आ गया, और ये जो भौतिक दौड़ है इसका कोई अंत नहीं है। गाड़ी 4 लाख की, गाड़ी 4 करोड़ की, मकान 1 कमरे का भी और मकान 10 कमरे का भी, तो इसका कोई अंत नहीं है। और हम उसी दौड़ में बिना सोचे समझे शामिल हैं। अंतहीन दौड़ है और अंतहीन दौड़ में शामिल हैं। तो अब रिश्तों को सहेजने के लिए क्या करें? उसका एक आसान सा तरीका है जो एक शब्द में कह सकते हैं, मैं को हम में बदल दें। ये जो मैं है ना, ये मैं बड़ी ख़राब चीज़ है। और अगर आप मुझे 2 मिनट और दें तो मैं और रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। जी। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि जब हमारी शादी हुई 78 में, तो मेरी वाइफ मेरी एमफिल कर रही थी, और मैं एक छोटी सी नौकरी, मैं इन्वेस्टिगेटर था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उस वक्त। हमारे जो साले साहब थे प्रदनला, वो IIT दिल्ली में फैकल्टी मेंबर थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में। वो तो ठीक ठाक थे। उनकी वाइफ डिप्टी पुलिस कमिश्नर की दिल्ली के बेटी थी। उनमें हवा बहुत ज़्यादा थी। एनी हाउ 78 में हमारी शादी हुई, 79 में वो US चले गए, फिर लौट के नहीं आए। शादी ब्याह में कभी कभी आते थे, नहीं आए। IBM में उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ। उनका व्यवहार ठीक था, यू आर डाउन टू अर्थ। बट जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना डोमिनेशन रहता है, और अगर एडजस्ट करना है तो या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, तो संबंध अच्छे से चलते हैं। 50-50 में या 40-60 में या 30-70 में संबंध नहीं चलते हैं। यानी हम यहाँ से इन्वेस्टिगेटर से फिर हमें चांस मिला, हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में UPSC से सेलेक्ट होके गए, तो उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट चेंज हुआ। मेरे व्यक्तिगत तौर पे नहीं, पोजीशन की वजह से चेंज हुआ। मैं मेल उनको भेजता रहा, ईमेल भेजता रहा कंटिन्यूअसली, आज भी भेजता हूँ, पहले भी भेजता था। जी।
लाइफ एक फुल सर्कल है, पूरा सर्कल है। अभी 5 साल उनका जो बेटा है उसकी शादी हो गई है, लड़की है गुजरात की, अहमदाबाद से। तो उन्हें एक छोटा सा फंक्शन किया यहीं दिल्ली में, होटल में एक में बुलाया। उनकी धर्मपत्नी स्पेशली मेरे पास आई, भाई साहब आपसे काम है। मैंने कहा हुक्म करिए। कह ये मेरी जो बेटे की होने वाली वाइफ है, इनको कुछ फुल ब्राइट फेलोशिप पे इंडिया आई हुई है, तो इसको उनको कुछ डाटा कलेक्शन करना है आपके एम्स में से। आरपी सेंटर है हमारा जहाँ आँखों का इलाज होता है। मैं कोई बात नहीं, वो फ़ोन करके कभी भी आ जाए, जो कुछ भी बन पड़ेगा हो जाएगा और उनका काम हो जाएगा जी। नहीं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, बट मुझे अब महसूस होता है। पहले मैं कैसे मैंने कहा कुछ नहीं है। मैं उनको 30 साल के बाद महसूस हुआ। बट संबंधों का जो सबसे आसान तरीका है, किसी की भी कहीं भी कैसे भी मदद हो जाए कर देनी चाहिए, और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। जी जी, बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है। और मैं अरस्तु की बात से सर आपकी बात को पूरी करना चाहूँगा। अरस्तु जी ने कहा था, किसी ने पूछा कि जीवन में हमेशा आनंदित रहने के लिए क्या किया जाए, खुश रहने के लिए क्या किया जाए, या संबंधों को बहुत ही समरसता से भरा हुआ या सरसता से भरा हुआ कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं उसे भूल जाइए, लेकिन कोई आपके लिए अच्छा करता है उसे ज़रूर याद रखिए। तो बहुत ही सुंदर सा सूत्र सर आपने हमारे सभी मेहमानों को दिया है। मैं चाहूँगा एक बार सर के लिए ज़रूर करताल ध्वनि से हम इनका थैंक्स कहें। और मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूँगा। ये कहा जाता है कि शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। शीशा यदि गलती से गिर जाए तो टूट जाता है, और रिश्ते में यदि गलत फहमी आ जाए तो वो भी टूटने की कगार पे आ जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपके साथ प्रदीप जी कभी किसी संबंध में ऐसा हुआ कि गलत फहमी ने प्रवेश कर लिया और रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया हो? आपने उसे कैसे ठीक किया? क्योंकि आमतौर पे ये होता है मित्रों कि किसी ना किसी संबंध में गलत फहमी प्रवेश कर जाती है, और यदि कोई निकट हमारा संबंधी है वहाँ ये चीज़ आ गई, उसे क्लियर ना किया गया, तो संभवतः वो बहुत खतरे में हमारे रिश्ते आ जाते हैं। प्रदीप जी आपके अनुभव से जानना चाहूँगा। ओम शांति। इससे पहले कि मैं रुपेश भाई के सवाल का उत्तर दूं, मैं ये शेयर करना चाहूँगा, कोई भी रिश्ता हो, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ या सोशल लाइफ, उसकी फाउंडेशन होता है ट्रस्ट। और जहाँ ट्रस्ट नहीं रहता वहाँ गलतफहमियाँ हो ही जाती हैं। ट्रस्ट अगर है तो वो गलतफहमियाँ होती भी हैं तो उनको बड़ा आसानी से ओवरकम कर दिया जाता है। जैसे आलू वाले साहब ने भी शेयर किया कि यू हैव टू गिव योर 100%, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। Whether there is a zero from the other side doesn't make a difference. मैं एक ऑफिस में काम करता था। I was in a very senior position there. और ये इंसिडेंट मुझे याद है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से एक रिश्ता जो कि टूट रहा था वो बच भी गया, और आज बहुत पक्का रिश्ता वो चल रहा है। तो मेरे एक कुलीग थे मेरे साथ, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध थे। और like there was a CEO of the company whom I used to report, and there was a vice president where both of us had to coordinate with him as a functional head. एक बार हमारे एक बहुत VIP क्लाइंट्स थे जिनका बहुत बड़ा बिजनेस हमें मिला था। उनको सर्विस देने के लिए हम लोगों को मेरठ जाना था, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए, और दिस कंपनी वाज स्पॉन्सरिंग दैट ट्रेनिंग। वाज अ वेरी लार्ज मल्टीनेशनल ग्रुप। So the director of the institute and the general manager capability development was to accompany us. तो उन्होंने गुड़गांव से आना था, मेरे को डिफेंस कॉलोनी रिंग रोड से पिक करना था, और फिर हमने जो थर्ड जेंटलमैन है इनको रास्ते में पिक करके मेरठ जाना था। लेकिन उसके पहले की बैकग्राउंड ये है कि जब हम बड़े अच्छे दोस्त ज़रूर थे, ट्रस्ट भी काफ़ी अच्छा था एक दूसरे पर, लेकिन किसी वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से, क्योंकि हम जब दोनों एक ही पोजीशन को रिपोर्ट करते थे तो उनको दूसरी जगह भेज दिया गया
and he thought that I am the cause in the matter, whereas I was not, because I was enjoying good relations with my boss. So he thought कि I probably have done something और उनको कहीं मैंने दूर भेज दिया है. To take that revenge, he did something which was uncalled for professionally. जब हमने वो जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने हमें पिक किया, इनको जब हम पिक करने जा रहे थे तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिफेंस कॉलोनी वी हैड टू पिक हिम अप इन अबाउट 20 kilometers डिस्टेंस. सो आई गेव हिम अ कॉल, वी हैव स्टार्टेड, सो वी प्लीज दे आर ऑन टाइम, दे आर आवर VIP क्लाइंट, सो लेट्स नॉट डिले इट. हाँ जी मैं पहुँच जाऊँगा. 10 मिनट रह गए थे पहुँचने में. मैंने कहा जी आप वहाँ पहुँच गए हैं? नहीं जी मैं पहुँच रहा हूँ. खैर अल्टीमेटली व्हेन वी रीच देयर ही वाज नॉट देयर. वी हैड टू वेट एंड friends, we had to wait for half an hour with those clients on the road, and it didn't turn up. And then he turns up, and before the clients he tells me कि साहब अपने लिए तो आपने गाड़ी लगा दी है, मैं तो स्कूटर पे ही आया हूँ ना ऑटो लेकर, मेरे लिए भी गाड़ी लगवा देते. It was very sort of embarrassing for me. Anyway, we went, we did our job. On way back we had to come together, and the clients had to go separately, and they warned me that Mr. Malhotra, we'll probably a bit afraid whether will we do business with you in future or not. This is our last warning that this kind of a behavior is not tolerable. As I do apologize on behalf of my colleague, please, it's fine. Anyway, on the way back, we were just having fight and fight. Why we have to do this? कहते हैं जो मर्जी आप कर लो, जिसको शिकायत लगानी है लगा दो. Now when I came back, we came back to office. He was waiting कि मैं शिकायत कब लगाऊं. एंड ही न्यू कि जो हमारा बॉस था उसको शिकायत सुनना पसंद नहीं है. वो कहते अपना जो प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करो. तो ही वॉज प्रोवोकिंग मी कि मैं उनकी शिकायत लगाऊं. तो मैंने 1 दिन 2 दिन 5 दिन बीत गए. वो बेचारा इधर से उधर पूछे लोगों से, कोई बात हुई मेरे बारे में इनकी बॉस के साथ? हमें तो कुछ नहीं पता. अल्टीमेटली जब 6-7 दिन बीत गए तो वो मुझे मिले और मैंने उनसे एक चीज़ कही. मैंने कहा दुश्मनी कर तो इतनी कर कि जी चाहे जितनी कर, पर इतनी कर कि किसी मोड़ पर कभी मिल जाए तो दुआ सलाम हो जाए. आप ये बिलीव करिए, ही एक्चुअली फेल ऑन माई फीट. ही सेज कि सर मेरी गलती है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था. आपने जो किया मेरे लिए मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा. वी आर बैक अगेन एज गुड फ्रेंड्स. थैंक यू. एक बड़प्पन की बात है कि हम कैसे गलतफहमी को दूर कर सकते हैं और थोड़े बड़े बन करके संबंधों को फिर से कैसे सहज और सरल कर सकते हैं. सर एक एक लाइन में आप लोगों से अब मैं जानना चाहूँगा. बातें इस सेगमेंट में हमारी कई हो सकती हैं. हर्षवर्धन जी आपसे ये जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि रिलेशनशिप नेवर डाई अ नेचुरल डेथ, दे आर ऑलवेज मर्डर्ड बाय ईगो. अहंकार हमारी संबंधों को बहुत ज़्यादा खटास में ले आता है या समाप्त कर देता है. अहम को, अपने अहम को हम कैसे जीतें, एक लाइन में जी. मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ईगो हमारी पहले तो क्यों होती है, उसका कारण क्या है. वो हमारी जो आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मैं विशेष तौर से मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, कि ये जो हमारा लस्ट फॉर पावर है एंड लस्ट फॉर मनी, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आधुनिक युग में ये व्यक्ति को ईगो बनाने में मदद करता है. जी कैसे दूर हो सर? अब यदि क्या करें, ईगो हमारी कैसे दूर हो? अब ईगो हमारी कैसे दूर हो या सामने वाले की कैसे दूर हो? सामने वाले पे तो हमारा बस नहीं. सामने वाले पे हमारी बस नहीं है, लेकिन हमको अपने स्वयं में ईगो नहीं रखना चाहिए. और उसका एक हमको ये बहुत कुछ हमारे संस्कारों से भी आता है कि जो हमें हमारे माता पिता से, वातावरण से जो हम इम्बाइब करते हैं, उसके आधार पर हमारा पूरा एक कैरेक्टर बनता है. एक हमारा एक अपना इंडिविजुअलिटी बनती है. तो कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि किसी इंडिविजुअलिटी में
उन्होंने कुछ देखा ना हो, उन्होंने कुछ सुना ना हो जी और उसके परिणाम स्वरूप यदि किसी को ऐसा कोई स्थान मिल जाए, जैसा कि अभी अहलूवालिया साहब भी कह रहे थे जी जी कि उसे लगा कि उसको सब कुछ मिल गया है, तो ये एक ह्यूमन नेचर तो है कि ईगो व्यक्ति में स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्या उसमें एक संबंध- ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। क्या संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें अपने ईगो को छोड़ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यदि हमें अपने संबंधों को बनाए रखना है तो हमें कम से कम दूसरे व्यक्ति को भी सुनना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कोई कार्य की अपेक्षा कुछ हो रही है और हम उसको डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में उसको हम यदि डिक्टेट कर रहे हैं जी तो समटाइम्स इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफिसर्स, द टॉप ऑफिसर एंड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो यदि इस प्रकार की यदि ईगो को हम प्रॉपर डिस्कशन से, ओपन डिस्कशन से यदि हम एक दूसरे को लिसनिंग की यदि हमारी हैबिट है सुनने जी, की, जी, समझने की, तो हम दूसरे व्यक्ति की भी समस्या को समझ करके जी, उसे हम दूर कर समझ सकते सकते हैं कि हमारी ये जो फॉल्स ईगो है वास्तव में, और इसके बगैर भी हम संबंधित व्यक्ति से या अधीनस्थ व्यक्ति से काम करा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ईगो को हमें छोड़ना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है, तो यदि अकड़ है तो ज़रूर ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं हमें वो समझ या जान नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा है जो झुक जाता है, विनम्र है। अहलूवालिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। सर हम आप लोगों के पास वैसे आने वाले। जी जी प्लीज़। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। हमारे आचरण में, व्यवहार में मानवीयता हो तो ये सारी चीज़ें वैसे भी समाप्त हो जाएंगी। एक लाइन में अहलूवालिया जी आपसे जानना चाहूँगा, कॉमन कंप्लेन होते हैं संबंधों के बीच कि हमें आप वक्त नहीं देते। आप सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत व्यस्त रहे हैं, आपने इसे कैसे मैनेज किया? कैसे हम अपने सभी संबंधों को वक्त दें और इसकी कितनी आवश्यकता है, ब्रीफ में जानना चाहूँगा। पूरी दुनिया में एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। चौथे साल लीप ईयर्स में जाके 366 दिन हो जाते हैं। पूरी दुनिया में यही है। वक्त सबके पास उतना ही होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में लोग अपनी प्रायोरिटीज तय कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना तो वक्त ही वक्त है, जब वो बुलाएगा भागे भागे जाएंगे। डायरेक्टर जनरल या सेक्रेटरी भारत सरकार बुलाएगा तो भागे भागे जाएंगे। आपका कोई कुलीग बुलाएगा तो आप सोचेंगे जाएं कि ना जाएं। आपका कोई सबऑर्डिनेट बुलाएगा तो आप सोचेंगे क्या करना है जा करके। ह्यूमन रिलेशनशिप्स। वक्त मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका है, आप सवेरे उठें, पत्नी का आशीर्वाद लें। इसमें तो तालियां जरूर बजनी चाहिए संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए सर। भाई मैं दूसरे का नहीं कहता, मैं उठता हूँ सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए चाय बनाता हूँ। दिस इज आई एम डूइंग फॉर ईयर्स टुगेदर एंड आई विल डू फॉर ईयर्स टुगेदर टू कम। उसके बाद वो जो भी अपना काम करती है, फिर अखबार आता है, फिर वो मेरे लिए चाय बनाती है या नहीं, अलग बात है। आप अपना एक कार्यक्रम बना के चलें। सवेरे उठ के शाम को सोते वक्त आप सोचें कि मैंने आज क्या किया, अपने कर्मों का लेखा जोखा। मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग हैं सबके बैंक अकाउंट तो होंगे, सभी के होंगे। अपनी पासबुक भी महीने में 1 या 2 बार देख लेते होंगे या ऑनलाइन देख लेते होंगे कितना पैसा है। और जब 5-10 हज़ार या 200, 400, 500 की ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक में से निकाल भी लेते हैं, होंगे, सभी करते होंगे। कभी महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार अपना कार्मिक अकाउंट देखा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, जब हम कार्मिक अकाउंट की बात करते हैं तो हम पैसा बैंक में जमा करा के आते हैं। जब चेक काट के देते हैं तो बैंक का जो एम्प्लॉय है वो देख लेता है आपके खाते में पैसा है कि नहीं है, उसी के हिसाब से वो पैसे, आपका चेक एंड कैश होगा। इसी तरीके से हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं जमा होते हैं
और उन कर्मों के हिसाब से जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो परमात्मा अपने आप से आपकी मदद के लिए बिना कहे मदद हो जाती है। मेरी अपनी लाइफ में कई सारे इंस्टेंसेज हैं, अगर वक्त हो तो मैं एक आध कोट कर दूं। जी ब्रीफ में सर। सन 77 के आसपास की बात है। आईआईटी के सामने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ ऑफिस होता था हमारा। बस पकड़ी, उन दिनों स्कूटर नहीं होता था हमारे पास में, बस पकड़ी, बस से हम जा रहे थे। वसंत विहार आया, उसके स्टॉप के हम उतरे तो जो तरीका है बस में चढ़ने का दिल्ली में, पीछे के गेट से चढ़े और अगले गेट से उतरे। एक सज्जन थे, उनको पता नहीं था, यंग मैन थे 24-25 साल के, वो पीछे के गेट से ही चढ़े थे, मुनीरका से चढ़े, 2 स्टॉप बाद उतरना था, वो पीछे से ही उतरे। जब मैं आगे से उतरा तो वो गिरे पड़े थे, खून बह रहा था और बेहोश हो चुके थे। मैंने उनको उठाया, लोग कह रहे थे हो बेहोश हो गए, खून ले जाओ, उनको अस्पताल ले जाओ वगैरह वगैरह वगैरह। यानी ऑटो वाले को रोका, ऑटो वाला जाने के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी थोड़ा धमकाना भी पड़ता लोगों को। ऑटो वाले को उसको जबरदस्ती उसमें बिठाया और फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट उसमें सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। उसको उसकी सारे एंट्री कराई, उसके जेब में से सामान निकला, एक पर्ची थी, उसकी टिकट था पूना का जाने के लिए। एक एड्रेस मिला मुझको मुनीरका का। उनके एक्सरे वगैरह कराते हुए, सब ट्रीटमेंट कराते कराते 6 बजे से मुझे रात के 12 बज गए सफदरजंग हॉस्पिटल में। 12 बजे मैं ऑटो पकड़ करके, जो एड्रेस मुझे मिला था, मैं क्या लेट मी टेक ए चांस कि शायद इनका कोई रिश्तेदार हो। मैंने 12:30 बजे उनके घर की घंटी बजाई तो बड़े झुंझलाते हुए थे, क्या बात है? मैंने कहा सर ऐसा है कि ये एक आदमी था, उसके जेब में आपके यहाँ से पर्ची निकली है, 24-25 साल का वो था, यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो ये उसका नाम है। कहता ओह तो मेरी लड़की का देवर है भाई। मैंने कहा जी ये उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आईसीयू में है, अब आप बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। रात के 2 बजे पुलिस मेरे घर पे, कोई चिल्ला रहा था घर पे, दरवाज़ा खोलिए दरवाज़ा खोलिए। तो 2 कमरे का, उस ज़माने में 77 में 2 कमरे का मकान होता था, जॉइंट फैमिली थी, बड़ा परिवार था। अब पुलिस का इम्प्रेशन आज भी ऐसा ही है कि अगर खाकी वर्दी में कोई आया तो पड़ोसी यही सोचेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी इसमें। आज भी इम्प्रेशन वही है। मैंने दरवाज़ा खोला, एक एएसआई था और एक कांस्टेबल था, साइकिल पर थे दोनों। मैंने उनको अंदर बुलाया, चाय बनाई उनके लिए। गुस्सा भी आया मुझे उनके पास। मैंने कहा भाई मैंने अपना टेलीफोन नंबर दिया था, आप लैंडलाइन पे फ़ोन कर लेते, सवेरे मेरा स्टेटमेंट ले लेते। नहीं जी हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। मैंने कहा ठीक है। आप फादर साहब मेरे उठ गए, बगल वाले कमरे में फादर साहब सोते थे, वो उठ गए। जब वो चले गए, यार तुम इन चक्करों में मत पड़ा करो बेटा, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। 1 महीने बाद वो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ आयरन एंड स्टील थे मिस्टर प्रसाद, जिनका दामाद का छोटा भाई था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हमारे घर आए और लगे वो हमारी तारीफ़ों के पुल बांधे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे फादर साहब कहते हैं बेटा बड़ा अच्छा किया। बात आई गई हो गई। अब वो कार्मिक अकाउंट का, मुझे अकाउंट का चेक मेरा कब एनकैश हुआ वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। 1994 की बात है, पिछले अभी लगभग 20 साल पहले। बच्चे मेरे सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, जेएनयू, हम लोग महरौली में रहते थे। सैटरडे को पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए हम लोग निकलने वाले थे। बच्चों को भी तैयार किया, हम भी तैयार हुए। उन दोनों, एक फिएट गाड़ी होती थी और एक मोटरसाइकिल होती थी। फिएट गाड़ी मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, वो स्टार्ट नहीं हुई, तो मोटरसाइकिल पे 4 जा नहीं सकते थे। बच्चों को हमने कहा बेटा तुम रुको, हम होके आते हैं वहाँ से स्कूल से, तुम्हारे साथ तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड जो भी है डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में आप लोगों से बात कर लेंगे। बेटा मेरा 10th में था, बेटी मेरी 8th क्लास में थी उस टाइम में। हम बैक साइड से बसंत कुंज से निकले, वो रोड जेएनयू जाती थी सीधी, और एक अंधा मोड़ आता था उसमें। तो जैसे ही हम उसमें टर्न पे जाने लगे तो बड़ी ज़ोर से शोर आ रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। एक गाड़ी के फेल ब्रेक थे या कुछ भी था, वो गाड़ी लहराती हुई, एम्बेसडर गाड़ी थी और स्पीड से आ रही थी, तो वो चढ़ाई पे आई।
तो मुझे अचानक यही लगा कि मैंने अपने पेड़ के पीछे मोटरसाइकिल लगा दी साइड में, उसके नीचे काफ़ी बड़ा तालाब था और कोई चांस नहीं था। वो लहराते हुए आई और स्पीड पे आकर के रुक गई। मैंने मोटरसाइकिल निकाली, मैं आगे गया तो एक कोर्ट का एक यंग कपल था, गिरा पड़ा था उससे, उनका 3-4 साल का बच्चा भी ब्लीडिंग कर रहा था उसमें से। पीछे भी 1-2 गाड़ियों को वो टक्कर मारता हुआ आ रहा था उसमें से। तो सबसे पहले 100 नंबर फ़ोन करके उनका इंतज़ाम कराया, भाई वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले गए। बाद में उसके बाद मैं स्कूल चला गया, डिस्कस करके वापस आया। तो मैंने कहा देखूँ मैं अपनी गाड़ी में देखता हूँ क्या खराबी हो गई। एंड टाइम पे गाड़ी खराब हुई, मैंने चाबी मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अगर मैं उस दिन फिएट गाड़ी से गया होता तो हेड ऑन मेरा कोलिजन हुआ होता, पता नहीं मेरा क्या होता या बच्चों का क्या होता। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो काम हमारी मर्जी से नहीं होता वो ऊपर वाले की, परमात्मा की मर्जी से होता है, और वो परमात्मा हमसे ज़्यादा समझदार है। उसके डिसीजन हमसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, कहीं ज़्यादा समझदारी से काम करता है। तो वो जो कार्मिक अकाउंट था, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है गलत भी है, सही है, बट मेरा ऐसा आप मानना है सर कि वो बिल्कुल कार्मिक सही अकाउंट कह रहे हैं कि हम जो करते हैं हम सब ये मानते हैं। भारत में तो ये बात आमतौर पे बच्चों को भी बताई जाती है कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वही फल मिलेगा। सर आपने जो बचाया लोगों को, जो एक्सीडेंटल केस थे, उसके फलस्वरूप ही ये सब हुआ। और हम सब चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक सी बात है कि अपने आसपास यदि कोई परिचित नहीं है हमारा तो हम सोचते हैं कि क्यों हम लफड़े में पड़ें, लेकिन किसी का जीवन बचाना, जैसे परमात्मा हमें जीवन देते हैं, हम भी किसी का जीवन बचा सकें तो इससे बेहतर तो और कुछ नहीं हो सकता। तो रिक्वेस्ट इनके अनुभव के आधार पे आप सबसे रहेगा कि ऐसे केस यदि देखते हैं तो जरूर मदद अवश्य करें। दूसरे सेगमेंट की ओर चलना चाहूँगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, जो पूरे समाज को फायदा हुआ, पूरे कंट्री को फायदा हुआ इसी केस से। बाद में वो कपल हमारे घर आया बच्चे को लेकर के। मैंने पूछा भाई आप क्या करते हैं? बाई चांस वो बिहार से थे और ही वाज एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। तो होता क्या था, अब नहीं, अब कम होता है। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले तंग करते थे। मेडिको लीगल केस अगर आप कैजुअल्टी में किसी भी हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो पुलिस पिकेट बनी होती है, एक सब इंस्पेक्टर या ASI होता है, वो आपसे 10 तरह के सवाल पूछेगा कहाँ रहते हो, कैसे मिला, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा करिए, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं तो कुछ ऐसा करिए, अपने कुलीग से बात करिए, और ये हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा अच्छा काम करता तो उसको पुलिस की हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये है कि अगर आप ऐसे किसी भी एक्सीडेंटल केस को ले जाते हैं हॉस्पिटल में, आपकी मर्जी आप स्टेटमेंट दें, आपकी मर्जी आप स्टेटमेंट ना दें। जी जी जी। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ उस व्यक्ति की वजह से या उनकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सचमुच एक सुंदर सा प्रभाव जो हम सब चाहते ही थे कि एक ऐसा निर्णय अवश्य होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कि यदि कोई ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो हम ये सोचें कि हम पहले जा कर के उसकी मदद करें। और आमतौर पे पहले के ऐसे रूल्स थे कि हम सोचा करते थे कि मदद करें या ना करें, तो अब बेहिचक हम ऐसे केसेस में मदद अवश्य किया करें। सेकेंड राउंड की ओर मैं लिए चल रहा हूं सर, जिसमें हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं। हमारे जो डेलीगेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब ने, जो हमारा सेकेंड राउंड है वो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। हम सब व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, हमारे साथ हमारे कलीग हैं, बॉस हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनके साथ हमें लगातार संबंध में आना ही पड़ता है। एक बार एक बॉस ने बहुत ही अच्छी BMW कार खरीदी और वो अपने कंपनी में पहुंचा। सारे जो कर्मचारी थे आकर के उनको बधाई देने लगे कि सर बहुत बहुत बधाई हो। तो बॉस ने कहना शुरू किया, यदि आप लोग इतनी ही मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, तत्परता से काम करेंगे, छुट्टी के दिन भी काम करते रहेंगे, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले साल मैं इससे भी बेहतर कार खरीद लूंगा। संभवतः आज वहां संबंधों वाली स्थिति नहीं रह गई है। हम मनुष्यों को एक रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हैं, मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। वहां केवल संबंध वाली बात नहीं, लेकिन कितना ज्यादा से ज्यादा इनसे लिया जा सकता है, वहां हम संबंध की बात कर रहे हैं। और ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपके भी प्रश्न हमारे पास आए हैं, इसीलिए मैं चलना चाहूंगा श्रीवास्तव जी की ओर। श्रीवास्तव जी, पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है हमारे डेलीगेट्स की ओर से वो ये है, वो कहते हैं कि कलीग्स में बहुत ईर्ष्या होती है कई बार एक दूसरे से, जैसे शेयर भी किया मल्होत्रा जी ने पहले। तो ऐसी स्थिति में
जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं और हमसे कोई ईर्ष्या रखता है तो वहाँ पे संबंधों में खटास आना लाजमी हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि सामने वाला मुझसे बहुत जलता है, भुनता है, ब्रीफ में मैं जानना चाहूँगा क्या करना चाहिए? बहुत प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन। वास्तव में जो मेरा अपना अनुभव है कि ये ईर्ष्या एक ह्यूमन नेचर में ही शामिल है और ये प्रतिस्पर्धा ऑफिसेस में, जो वर्क प्लेस में ये अपने आप आ जाती है। ये जो ईर्ष्या है इसको मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। मतलब ये है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जी। ये अपने इंटरेस्ट, किसी को प्रमोशन पाना है, किसी को अपने बॉस को खुश रखना है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, प्रमोशंस पाने हैं, ये सैलरी बढ़वाना है, ये बहुत सारे इस प्रकार से जो आज का युग है इसमें इस प्रकार की परिस्थितियाँ प्राय अधिकांश ऑफिसेस में विकसित हो जाती है जी। अब लेकिन ये ईर्ष्या कैसे कम हो, इसके लिए जो लोग हैं मैनेजमेंट पे, जो लोग उसके हेड ऑफ दी मैनेजमेंट होते हैं, ये उनका दायित्व बनता है, या कोई ऑफिस का हेड है कि वो इस प्रकार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को, स्वस्थ ईर्ष्या को, कॉन्फ्लिक्ट्स, यदि गुड कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, बैड कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, फॉर हेल्दी डिस्कशन, यदि कोई अच्छा सुझाव आता है, यदि मान लीजिए कि किसी का सुझाव ऐसा है कि वो किसी इंडस्ट्री को, किसी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी इफ़िशियंसी के लिए आता है, तो ऐसे चाहे वो कोई बहुत ही जूनियर स्टाफ का हो, उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये है कि इस प्रकार के यदि डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस, और हमारी जो जूनियर स्टाफ है उनके साथ मीटिंग्स के द्वारा यदि हम इस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार हम लोगों को रियलाइज़ कर सकते हैं, जो लोग ईर्ष्या रख रहे हैं अनावश्यक रूप से, दे कैन ऑल्सो बी सेटिस्फाइड, मेड सेटिस्फाइड, कि भाई जो नीचे से जो सुझाव आ रहा है इम्प्रूवमेंट का, यदि वो उसको अप्रिशिएट करने लायक है तो उसको भरी मीटिंग में भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित तौर से किसी भी प्रबंधन में कोऑर्डिनेशन के लिए दृष्टिकोण से और कंपनी के इम्प्रूवमेंट के दृष्टिकोण से, किसी भी मैनेजमेंट के इफ़िशियंसी डेवलप करने के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद होता है। उसका एक मैं उदाहरण आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बॉस है उससे भी ईर्ष्या लोग रखते हैं। जैसे जो सुप्रीम पोस्ट में बैठा हुआ है उसके प्रति भी लोगों की अनेक धारणाएं विकसित होती हैं। लेकिन यदि बॉस का या टॉप मैनेजमेंट का यदि खुला मन है और खुले मन से कोई काम किया जाता है, वो सजेशंस को आमंत्रित किया जाता है, इसका मुझे एक अनुभव है जी। कि एक ऐसी समस्या हमारे अपने, जब मैं प्रिंसिपल था तो मुझे ऐसी समस्या झेलनी पड़ी कि 42 साल से जो काम नहीं हो पा रहा था, 42 वर्षों से 2 बिल्डिंग्स में कॉलेज चल रहा था, कुछ साइंस फैकल्टी अलग चल रही थी और आर्ट्स फैकल्टी अलग चल रही थी, और शासन का मौखिक अनुरोध था, आग्रह था कि एक जगह पर जहाँ पे 53 एकर्स ऑफ लैंड है वहाँ पे सब शिफ्ट किया जाए। बट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ। somehow they were making hurdles, creating hurdles। लेकिन मैंने उसको ये समझ करके कि ये हर्डल्स को कैसे दूर किया जा सकता है, इसलिए जो लोग हर्डल क्रिएट करने वाले थे उन्हीं को मैंने बुलाया और उन्हीं को ये ऐसा दायित्व सौंपा कि भाई ये बताइए कि ये कैसे शिफ्ट होगा, आपका डिपार्टमेंट कैसे शिफ्ट होगा। बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजन दे वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स कि भाई हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा है, दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड, दिस अरेंजमेंट इज नॉट देयर, हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू शिफ्ट इट। लेकिन मैंने उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिला। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा वर्ड है कि यदि हम अपने जूनियर कलीग के साथ यदि हम उसको शेयर करते हैं तो कई बार ईर्ष्या भी और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होती है और हमें उसका लाभ। बिल्कुल, मतलब पत्थर फेंकने वालों को। आई वाज सक्सेसफुल इन शिफ्टिंग द प्रॉब्लम व्हिच वाज पेंडिंग फॉर द 42 years। बहुत सुंदर भाई, आई हैव शिफ्टेड। ये बहुत सुंदर अनुभव है कि यदि हम इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, मतलब पत्थर फेंकने वालों को पुल बनाने के काम में लगा दिया जाए। आमतौर पे
जी जी, लास्ट में आप लोगों को एक वक्त ज़रूर देंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, हम ज़रूर 2 या 3 प्रश्न आप लोगों के लेंगे, तो आप ज़रूर 1-1 मिनट का समय लीजिएगा। विशेष करके ये बात कही जाती है, मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसे सर कह रहे थे कि ज़िंदगी भी एक कबड्डी के समान ही है, जैसे ही हम सफलता की लाइन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, लोग हमें खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हम अपना ध्यान अवश्य रखें, लेकिन जब कभी आसपास के लोग ऐसा करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ होती है हमारे साथियों में, यदि ऐसा होता है तो। और जहाँ तक बॉस की बात आती है, यदि बॉस बहुत ज़्यादा क्रोध करें, वो भी बात बात पे, और वो भी बेवजह, तो ऐसे में हमेशा ही एक इरिटेशन की स्थिति बनी रहती है, या अपने फ्यूचर को लेकर के भी एक मन में द्वंद्व सा बना रहता है, या मन अशांत सा रहता है। यदि खुदा न खास्ता ऐसे बॉस हमें मिल गए हैं, क्या किया जाए ताकि मन भी शांत रहे, संबंधों में थोड़ी मधुरता लाए? मुझे लगता है कि ऐसे बॉस से कहीं ना कहीं हमारा वास्ता पड़ता ही है। आप एग्री है मेरे साथ? कहीं ना कहीं ऐसा होता है। थैंक यू वेरी मच। मल्होत्रा जी। बॉस या कोई भी कैसा भी हो, हम अपने व्यवहार पर ही नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी सोच पर। फर्क ये होता है कि उनका बिहेवियर एक गुस्से वाला बिहेवियर है, उस चीज़ को मैं कैसे ले रहा हूँ, कैसे प्राप्त कर रहा हूँ, क्या उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उस सिचुएशन में। अगर मैं फेस पर नहीं कह पा रहा हूँ, पर अपने अंदर दिल के अंदर ही सोच सोच के मैं अपने आप को जला रहा हूँ, अपने आप को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और क्या उसी गुस्से को लेकर मैं अपने घर भी जा रहा हूँ। When we talk about work-life balance, we'll discuss at that time. सिचुएशन ये है कि सपोज आई गिव माई ओन एग्जाम्पल कि वट आई विल डू इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड फॉर्चुनेटली इन माई लाइफ आई नेवर गॉट ए बॉस दैट हु वॉज इरिटेटिंग और हु वॉज ऑलवेज ए लूज टेम्पर्ड पर्सन। ये मेरी किस्मत रही है। मैं उस चीज़ की थोड़ी डीप में जाना चाहूँगा कि वाई ही इज बिहेविंग द वे ही इज बिहेविंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। हम सब भी अपने जीवन के अंदर अगर झांकें, आज भी जो 4 साल का बच्चा हमारे अंदर है वो ही आज हमारा जीवन चला रहा है। समथिंग हैपन्स एट द एज ऑफ 4 which actually becomes our character. For example, घर में मेहमान आते हैं, बड़ा बेटा 10-11 साल का वो दौड़ के जाता है और अपनी अचीवमेंट स्कूल की वो बताता है, मैंने स्पोर्ट्स में ये किया, उसमें मैंने ये किया। छोटा भाई रूम के अंदर दौड़ा दौड़ा आता है, मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। तो उधर से माँ आ जाती है, खबरदार, देखा बड़े भाई बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोलना। वो माँ ने उस बच्चे का जो जुबान है वो उस क्षण के लिए नहीं बंद करी, बल्कि पूरे जीवन के लिए बंद कर दी। सेम चाइल्ड व्हेन ही गोज टू स्कूल एंड ही हैज द नॉलेज बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। मैं थोड़ी रिवर्स एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। टीचर कहती है, भाई विनय जी आप खड़े होइए, विनय बेटा जरा बताइए इसका क्या उत्तर है। वो खड़ा हो रहा होता है और उसके दिमाग में क्या आता है, आई एम नॉट गुड इनफ। मेरा मजाक उड़ेगा, शायद मैं गलत बता दूंगा। When that child becomes a teenager or any other child is a teenager, that child becomes rebellion. He said, I don't belong here. क्योंकि ना माँ सुनती है ना बाप सुनता है, मेरे मन की मर्जी को चलने नहीं देते। And when the child is about 18 years old, he says, I don't belong here, I'll do what I feel like, I am on my own. What happens in this case, if we take an example, if we go deeper into that character of the person who is a loose-tempered person, what is happening in his life? There is a concept of which is called loneliness. Is he a victim of loneliness, which is an internal loneliness, situational loneliness, or a developmental loneliness? We don't know what kind of a childhood he has come from. What is happening with him? Is he feeling lonely even being with the family? I will do my job the way I am doing. I will not react. इस पर
इसी चीज़ के लिए अध्यात्म जो है बहुत हमारे जीवन में कार्यशील होता है, बहुत काम आता है कि वो हमें धैर्य देता है, पेशेंस देता है, सुनने की शक्ति देता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी बात आपने कही है मल्होत्रा जी कि आध्यात्म हमें मदद करेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने में, यदि हम आध्यात्मिक हैं तो। मैं एक लाइन और ऐड करना जी। चाहूँगा इसमें। आई विल रादर वन फाइन डे फाइंडिंग अ गुड मोमेंट, गुड अप्रोप्रिएट मोमेंट, जहाँ भाई वो कभी तो शांत होते होंगे कि साहब मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। एंड आई विल नॉट से दैट यू आर रॉन्ग, आई विल से सर आप गुस्से में रहते हैं, ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आई एम कंसर्न। कहीं उनको फिर गुस्सा ना आ जाए। बीइंग योर सबॉर्डिनेट, आई फील कि आपकी सेहत ठीक रहे, आप इतने अच्छे बॉस हैं, इतना कुछ हम आप लोगों से सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा धैर्य रखें। बस मैंने यही कहना था, अगर मैंने कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी बात आपने कही है मल्होत्रा जी। जी, आप कुछ और कह रहे हैं? मैं सिर्फ मैं वो इंडोर्स करना चाहता हूँ जो कार्मिक अकाउंट्स की बात करी है अहलूवालिया साहब ने। इट्स अ कोइंसिडेंस कि 4 बारी इट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ दैट मी एंड माई वाइफ वी आर हेल्प द रोड साइड विक्टिम्स। 3 times in my life so far I have been saved. Once I was doing parasailing in Pattaya, I fell down in the ocean. I don't know swimming, but then I could swim till the boat. While at Great Barrier Reef in Australia, I was in a small helicopter. I was in travel and tourism, so we used to get all these things. And it was a small helicopter. There was a Japanese gentleman next to pilot, and his wife was there next to me. The chair, it was so small, the chair was this much. Belt couldn't fit me also. Though I was not that heavy, but still the belt couldn't fit me. And I was just praying, and I couldn't talk to pilot, but the noise was so much. So I hanged on to that lady's chair. और मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि लेफ्ट साइड पे टिल्ट ना करे, बट इट टिल्टेड ऑन द लेफ्ट एंड आई एम हैंगिंग विद द चेयर। और नीचे मैं देख रहा हूँ दिमाग ये काम कर रहा है कि भाई पत्थर ना हो नीचे, ओशन हो तो पानी में तो बच ही जाएंगे किसी तरीके से। दैट एंड वंस व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब, आई वाज हैविंग अ बुलेट मोटरसाइकिल एंड ऑन अ रुड़की क्रॉसिंग व्हेन आई कमिंग फ्रॉम देहरादून टू मेरठ, इट वाज हेवीली रेनिंग एंड माय मोबाइल skid. And there was a truck coming, and me and my motorcycle went through that truck on the other side. So I recall this karmic thing कि देखो परमात्मा ने मुझे तब बचाया पहले इन इंसिडेंट से, जब हमने लोगों की लाइफ सेव करी, 2 बार उसके बाद हम बच चुके हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि जो हमने कर्म कर रहे हैं उसका यहीं हमने लेन देन करके जाना है। बिल्कुल, ये कार्मिक अकाउंट की बहुत सुंदर सी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि पुण्य कर्म करते चलें। जब हम पुण्य करते हैं तो ये पुण्य तब काम आते हैं जब हम सागर में बिना कश्ती के होते हैं। उस समय यही पुण्य कश्ती का काम करते हैं और हमें उस उलझन से, उस समय जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मदद करते हैं। अहलूवालिया जी, केवल 3 शब्दों में मैं जानना चाहूँगा, यदि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे अपने बॉस के साथ, चाहे अपने कलीग के साथ, चाहे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, 3 शब्दों में आप बताएं कि वो 3 शब्द क्या हों, 3 चीज़ें क्या हों जिससे ये चीज़ें बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। पहली तो ये है कि अपने कोलीग्स में आप इंटरेस्ट लीजिए, राइट, और अपने कोलीग्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। 2009 में हमारे नए डायरेक्टर जनरल ज्वाइन किए, डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर VM कटोच, विश्व मोहन कटोच। पहली मीटिंग ली उन्होंने, हर डिवीज़न से अलग अलग मीटिंग ली, हमारी डिवीजन्स का मीटिंग हुआ। तो मैं उस वक्त काम करता था डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH। उन्होंने सबसे पूछा, जितने भी वहाँ वैज्ञानिक थे, भाई आप क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, मुझसे पूछा। तो मैंने कहा जी मैं हेल्थ सिस्टम रिसर्च के ऊपर काम करना चाहूँगा। तो हम पीस मिल में काम करते हैं, कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, हाइपरटेंशन पे काम कर रहे हैं, डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स का सेटअप कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कितने कितने डॉक्टर्स होने चाहिए। रूरल एरिया में स्टिल 70% पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ डॉक्टर्स होने नहीं जा रहे हैं, क्यों, कैसे उनको भेजा जाए, वगैरह वगैरह। इस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई आप ऐसा करो कि एक
स्टेटस पेपर बना लो। मैंने कहा ठीक है सर। 5 दिन में, सोमवार का टाइम था, शुक्रवार तक उनको बना के देना था। मेरे कोलीग्स ने कहा फंस गए बेटा तुम, फंस गए बेटा तुमने इनिशिएटिव लिया और बनाओ, 5 दिन स्टेटस पेपर कैसे बनाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा दुनिया में क्या हो रहा है हेल्थ सिस्टम्स में स्ट्रेंथनिंग के लिए, एशिया में क्या हो रहा है और साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप एंड यूएसए, चाइना वगैरह सब कुछ मिला करके। मैंने अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से बात करना, यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे मालूम था पहले क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने उससे फिर भी पूछा क्या करना चाहिए ताकि उनको इंपॉर्टेंस मिले। एक मीटिंग बुलाया कुलीग का अपने, किसी ने कोई सलाह दी, किसी ने कोई सलाह दी। वो इसलिए कि कल को अगर ये पेपर बन जाता है तो लोगों के दिल में हार्ट बर्न ना हो, इसलिए पहले से ही आग लगने से पहले उस आग को थोड़ा शांत कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने 15 घंटे रोज काम किया 5 दिन, और रात के 11:15 बजे मैं अकेला बैठा हुआ था ऑफिस में। मैंने पेपर बनाया, 60 पेज का स्टेटस पेपर बनाया, दुनिया में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है। और वो पेपर मैंने मेल कर दिया। हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे वो यूएस जा रहे थे, वो वापस आए। वापस आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैंने तुम्हारा पेपर प्लेन में पढ़ा, तुम ऐसा करो नई डिवीज़न बनाओ। तो हेल्थ सिस्टम रिसर्च के ऊपर नई डिवीज़न बनी, और वो मेरा 5 घंटे का काम मुझे इतना डिविडेंड दिया उसने लाइफ में, मुझे कभी नहीं मिला आज तक। तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आई, WHO से रिक्वेस्ट आई। WHO के एक मिस्टर नंदराज हैं, ही यूज्ड टू बी हेल्थ इकोनॉमिक्स इन WHO, आजकल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड दिल्ली गवर्नमेंट के। उन्होंने कहीं जिक्र किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी को, उनसे रिक्वेस्ट आई हमारे बॉस के पास, यार वो उसकी पेपर की कॉपी चाहिए। उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज की 5 से 10 मई 2010 में। उन्होंने 900 कापियाँ बनाई इस पेपर की, 35 कंट्री से लोग आए हुए थे। हर टेबल के ऊपर 4-4, 5-5 कॉपी रखी हुई थी, राउंड टेबल्स के ऊपर। उसके बाद इसी वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च के ऊपर फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम हुआ स्विट्जरलैंड में। मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। WHO ऑफिस ने एज ए स्पेशल ऑब्जर्वर बुलाया, 40 कंट्री स्टडीज हाउ टू सेंड डॉक्टर्स टू द रूरल एरियाज। इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करने का चांस मिला। मतलब 5 घंटे की मेहनत ने, 5 दिन की मेहनत ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया जो लाइफ में कभी नहीं मिला होगा। जी जी, बहुत सुंदर, सर के लिए तालियां। मतलब सर मैं वापस आया तो मेरे दोस्त कहने लगे यार तुमने क्या किया। मैंने कहा जो तुमने सलाह दी थी वही तो किया मैंने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मतलब हम यदि बहुत ही कमिटेड होकर के किसी कार्य को करते हैं, कई बार लगता है कि यार मैं फंस गया, जैसे इनके कलीग्स ने कहा, लेकिन वहाँ पे भी उनको भी साथ लेकर के हम चलें और साथ ही साथ कमिटेड होकर के यदि कुछ कार्य करते हैं 16 घंटे 18 घंटे, उसका बहुत सुंदर फ्रूट मिलता है। तीसरे सेगमेंट की ओर हम लोग आ रहे हैं। आप लोगों के प्रश्न और भी थे लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तीसरा सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये है रैपिड फायर राउंड। अब हम अपनी जो भी स्पीकर्स हैं उनके साथ एक रैपिड फायर राउंड करने जा रहे हैं और मैं शुरुआत हर्षवर्धन जी आपके साथ करना चाहता हूं। इसमें है मैं कुछ रिश्ते बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइन में हमें बताएं कि आपने उस रिश्ते से क्या सीखा, वो शिक्षा जो आपके मन में तुरंत आती है। माँ, एक लाइन में। माँ तो प्रथम गुरु होती है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे बचपन में ही उनका देहांत हुआ और मेरे पिता ने ही माता और पिता का रोल अदा किया। पिता से मैंने जो सीखा वो मैं केवल एक लाइन बताना चाह रहा हूँ कि जो डेडिकेशन है और डिसिप्लिन टुवर्ड्स द वर्क, दीज 2 words आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फादर। जूनियर मैं हमेशा अपने जूनियर कलीग्स को, व्हाइल आई वाज प्रिंसिपल फॉर मोर देन 7 years, I always trusted on my juniors and they always cooperated me because I know how to take the cooperation of our staff. Friend in need is a friend indeed. I always believe in friendship. Maybe कभी फ्रेंड्स से मुझे कुछ धोखा भी हुआ, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा भी नहीं माना। सीखा क्या आपने? सीखा मैंने ये कि व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में हमेशा निष्ठापूर्वक उसको मेंटेन करना चाहिए।
from the my side, I always try to maintain. But looking to the world today, people are more worldly wise. स्टूडेंट स्टूडेंट्स को मैंने अपने पूरे कैरियर में हमेशा संवेदना से, संवेदनशीलता से देखा, और मेरा एक बहुत लॉन्ग कैरियर रहा बीइंग ए असिस्टेंट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल. तो आई ऑलवेज असिस्टेड द स्टूडेंट्स हु वी आर डिप्राइव्ड ऑफ, and I always supported them and I always encouraged them. Some of my students are abroad taking research and other courses they are adopting. So I am proud of my students because I had always very good relations with my students. बिल्कुल. आमतौर पे टीचर सिखाते हैं, कभी विद्यार्थियों से आपने कुछ सीखा? नेचुरली विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. देयर if they have brought forward something, if they have learned something which I do not know, I admire them and I appreciate always such students who have inspired me also. बहुत सुंदर. भाई तालियां. हर्षवर्धन जी ने बहुत सुंदर इस रैपिड फायर राउंड को खेला है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं जो हम भी अपने सभी संबंधों से सीख सकते हैं. मल्होत्रा जी, आपके पास आना चाहूँगा. मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताऊंगा और आप हमें ये बताएंगे कि उस वैल्यूज़ से आपको कौन सा रिश्ता याद आता है और क्यों. एक शब्द में या एक लाइन में. पहला, प्यार. माइक ले लीजिए. शायद वाइफ को याद करते हुए आप भूल गए कि माइक भी लेना है. माई वाइफ. प्यार, वाइफ. वाई? Pardon? वाई वाइफ मतलब Why? वाइफ. I tell you why wife. एक You see, लाइन. after the mother, the love of the mother that you get, it's a wife that she loves you and takes care of you. हाँ, बहुत सुंदर. और वो पूरा माँ की तरह जो वाइफ का जो प्यार है वो सारे रिश्तों को संभाल लेता है अपने अंदर. चाहे हमारे बच्चे हैं, वी हैव 2 sons and have a granddaughter also, या हमारे और रिश्ते हैं. दूसरा वैल्यू, धैर्य, पेशेंस. वाइफ, she has been tolerating me for long. बड़प्पन. वाइफ अगेन. वाइफ अगेन. वाह, क्या बात है. ये सुबह चरण छूने वाली बात जो अहलुवालिया जी ने की थी, शायद वो बात आप कारगर कर रहे हैं. दृढ़ता. दृढ़ता, फिर वही बात आती है, माई वाइफ रियली डिटरमिन्ड. अब आप ये ना समझे कि वो हॉल में बैठी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ. हम चाहेंगे कि इनकी मल्होत्रा जी की जो वाइफ है वो जरूर एक बार खड़े होकर सबको दर्शन करा दें कि आप में कितनी विशेषता है. प्लीज 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 मैम, प्लीज आप But I'd सामने like बैठिए. to share something. जी. क्योंकि क्वेश्चन आंसर का समय कम है. हाँ जी, But इनके लिए तालियां एक बार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. रिश्ते जरूर हम ये कहते हैं कि रिलेशंस आर मेड इन द हेवन, बट आई स्ट्रांगली बिलीव द रिलेशनशिप्स आर बिल्ड इन द माइंड. Relationships are built over here, which is the foundation of our existence and the purpose of our life. If we have a purpose in our life to have a peaceful, blissful life, then obviously the relationship is there of love and trust. बहुत सुंदर. Why we break the trust is because of our perceptions. Perceptions turn into our beliefs. And those beliefs which are in our subconscious mind come to that conscious mind once that situation comes. I'll just take 2 minutes, bhai sir, please give me permission. One mind. सास बहू का रिश्ता घर से ही सिखा के भेजा जाता है, भाई सास से दबना नहीं. और सास को कहा जाता है कि ये नहीं बेटी बन गई, ये हो गया, वो बहू है, बहू रहने देना. So we produce that relationship, whereas there may be a genuine and loving relationship in the both. Just now if somebody walks in this hall wearing a white topi and white kurta pajama and with a tilak, who looks like a politician, what we think about a politician? Corrupt? What else? He may be the most honest person, but our prejudiced mind will brand him as a corrupt. He may be who is fit to lead us also, लेकिन डाउट ये रहेगा कि नेता है, ये हमारा बेवकूफ़ी बनाएगा, ये करप्ट है, सारे नेता करप्ट, वो हमारी सोच है. So that also gives an access where we mistrust people from our prejudices and our beliefs. Second thing is miscommunication, which I tell you, communication is the key to any relationship, upwards, downwards and sideways, personal relationships or professional relationship. So communication binds.
एक छोटा सा गुर मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। 5 वैल्यू ऑफ वर्ड्स इज ओनली 5%. हाउ यू से दोज वर्ड्स इज 35%. Rest is your body language, how you give the expression and how your body is giving that body language that people trust you. Secondly, what comes last comes out first. मैं अगर एक उदाहरण लूं, गीता एक मोटी लड़की है पर बहुत अच्छी है, तो कुछ महीनों बाद अगर कोई पूछेगा भाई गीता मिली, हाँ हाँ गीता, अरे वो बड़ी अच्छी लड़की है यार, वो वाली, हाँ। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, गीता बड़ी अच्छी लड़की लेकिन मोटी है, तो क्या होगा? अरे वो मोटी मिली। दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड। आई नॉट टेक इन डिटेल, एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूँगा आपको, हमारे पीपीटीज, हमारे राइटअप्स ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ रिलेशनशिप विल बी अवेलेबल इफ यू कैन गिव ए कॉल, ईमेल टू BK Spark, you can give the reference. And surely on organization point, I'll give one point also. We say that there's a power in organization, power of the seat, and we want to hold on to that power. Power, the domination doesn't work in organizations. I like to give very proudly the example of Brahma Kumaris, which our about 11 lakh, we use the word members or सेवाधारीज या परिवार। मैंने एक चीज़ क्लियर करी कि जी हम सेवाधारीज हैं, मेंबर्स हैं, क्या हैं, तो ये कहा गया दादी जी कि ये परिवार है। और हमारे जो दादी जानकी है, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इज 100 years old, शी इज स्टिल हैविंग दैट पोजीशन which is running the largest women run organization in the world. And you have seen everybody, all of us, we are sevadaris, have seen us. Is there any conflict do you see? Do you see any misunderstandings? Do you see any such thing जहाँ पर लग रहा हो कि यहाँ पर तालमेल नहीं है? कहीं पर हर कोई अपनी सेवा में लगा हुआ है, हमें पता हमारा क्या फर्ज नहीं, क्या मोहब्बत, क्या प्यार है. We operate with love, not with duty. That's a difference we want to bring to the rest of the world. ओम शांति. बिल्कुल, यदि परिवार की फीलिंग होगी तो सचमुच बहुत इफेक्टिवनेस आएगी उस चीज़ में, और साथ ही हम बहुत मोहब्बत के साथ कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे. दादी जी से एक बार पूछा गया था कि दादी जी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप संभालती हैं, कभी आपको हेडेक नहीं होता? दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मैं अपने आप को हेड समझती ही नहीं जो मुझे हेडेक हो. और आमतौर पे हम हेड समझते हैं अपने आप को और हेडेक लेके घूमते रहते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है, परमात्मा करण करावनहार है, यदि ये स्मृति रहती है तो जीवन सरल हो जाता है. अहलुवालिया जी, आपके पास आना चाहूँगा. वक्त हमारे पास कम है, इसीलिए एक शब्द या एक वाक्य में केवल आंसर चाहूँगा. मैं कुछ रिश्ते बताऊँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइन में हमें बताएं कि आप उस रिश्ते के लिए क्या छोड़ सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं. वाइफ, माइक सर, माइक. वाइफ की बात हो रही है तो मैंने शुरुआत वाइफ से की. सर, क्वेश्चन मेरा क्लियर हो. रिश्ते में मेरा और मेरी वाइफ का 36 का आंकड़ा रहता है. लेकिन सर आपने कहा था आप चरण वो बड़ी कंटेंटेड है और मैं बड़ा एम्बिशियस हूँ. तो मैं कोई भी काम करने, अरे यार क्या करना तुम्हारे को, इतना कुछ तो है, क्यों तुम ये सब कुछ करते रहते हो. लेकिन जो डेडिकेशन उनमें है, वाइफ में है. जब वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट हुआ था तो ऐश्वर्या राय जी से यही पूछा गया था कि भाई आप फीमेल के बारे में क्या कहती हैं. शी इज रेयरिंग एंड केयरिंग. आदमी जो डिलीवर करता है, जो बच्चे पैदा करता है, 9 महीने तक उसको रखता है, कैसे रखता है वो सिर्फ वही महिला ही बता सकती है, पुरुष कभी नहीं बता सकता. क्योंकि महिला उस प्रोसेस में से गुजरती है, हर क्षण को शांति के साथ में, खुशी के साथ में और खतरे के साथ भी जीती है. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस में है. एक फीमेल के साथ में रेयरिंग एंड केयरिंग एक गॉड गिफ्ट है. तो इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ. 36 का आंकड़ा हमारे विचार नहीं मिलते, बट रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे. अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता वाइफ की मर्जी के बिना. एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अकबर बीरबल का है.
बीरबल ने अपने दरबारियों से पूछा कि भाई आप ये बताओ कि अपनी वाइफ से कौन नहीं डरता। तो उनके एक नौरतन थे, उसमें से खड़ा हुआ, साहब मैं बिल्कुल अपनी वाइफ से नहीं डरता। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें घोड़ा इनाम में देता हूँ, बोलो कौन सा घोड़ा चाहिए, सफ़ेद या काला। तो सफ़ेद घोड़ा नेचुरली उसमें, तो सफ़ेद घोड़ा ले गए, दिया बादशाह अकबर ने उसको, वो ले गया। अगले दिन दरबार में घोड़ा लेके वापस आ गया। उसने कहा क्या बात है महाराज, ये घोड़ा तो अच्छा है बट मैं अगर काला ले जाता तो अच्छा था। उसने कहा भाई तुमने कल बताया था कि तुम्हें सफ़ेद घोड़ा चाहिए, तो मैंने सफ़ेद घोड़ा। साहब मैं घर गया, मेरी बीवी ने कहा क्या ले आए, इसको कौन साफ सफाई करेगा, काला घोड़ा लेके आओ। तो बीरबल कहने लगा महाराज देख लो, ये कल कह रहे थे मैं बीवी से नहीं डरता, देख लो। ये उनसे पूछे बिना एक चीज़ भी अपने घर में नहीं ले जा सकते। शायद पति पत्नी के बीच की बात चल रही है, तो एक बार दोनों कुंभ में गए हुए थे, तो उन्होंने प्रभु से कहा हे प्रभु न्याय कर न्याय कर। हमेशा कुंभ के मेले में भाई भाई ही बिछड़ते हैं, कभी पति पत्नी पे भी ट्राई कर। शायद ये एक नोकझोंक है। सर माइक अपने पास रखिए, एक शब्द या एक लाइन में क्या आप त्याग सकते हैं इस रिश्ते के लिए? पिता पिता जी, इस रिश्ते के लिए आप क्या त्याग सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? एक शब्द। पिता मेंटर होता है। हमने अपने पिताजी से सीखा एक ही शब्द, ईमानदारी। ईमानदारी, दुनियादारी में ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, धन में ईमानदारी, किसी का एक नया पैसा भी मत रखो। और मेरा ये मानना है कि अगर मैंने आपका किसी का 1 रुपया रखा तो 10,000 साल के बाद में या 20,000 साल के बाद में मुलाकात हुई आपकी मेरी किसी जन्म में, तो मुझे मैं ब्याज के कई लाख रुपया वापस करना पड़ेगा। जी। बच्चे, तो ये अपने फादर से सीखा। बच्चे, हाँ बच्चे, घर में जो खुशी होती है वो बच्चों की वजह से होती है। आप किसी भी मूड में घर से आएँ, अगर आपका छोटा बच्चा है तो और वो एक मुस्कुरा के देख ले तो आपकी सब थकावट दूर हो जाती है। आप बच्चे के लिए क्या छोड़ सकते हैं? बच्चों के लिए छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि अगर आपके बच्चे लायक हैं, अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन मिली है, एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है, शिक्षा मिली है, संबंधों की शिक्षा मिली है, लाइफ वैल्यूज मिली हैं, तो बच्चे अपना रास्ता खुद बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे तीनों ही स्पीकर्स के लिए एक बार तालियां जरूर चाहूँगा। इस रैपिड फायर राउंड को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने खेला है। और एक अनाउंसमेंट बीच में करना चाहूँगा कि जो भी गेस्ट और बीकेस जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं ली है, जो ईश्वरीय सौगात विश्वविद्यालय की तरफ से दी जाती है, तो अभी जो ब्रेक होगा 11 बजे, उसमें आप यहीं बैठे रहिएगा, आपको सौगात दी जाएगी। सर मैं अब चौथे, जी जी प्लीज़। मैं अक्सर बोलता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, सेल्फ को डिजोल्व कर दो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसान खेत में एक दाना डालता है और उस पौधे के अंदर हजारों गेहूं का, एक दाने से हजारों गेहूं के दाने, और फिर वो दोबारा से फिर सीड बोता है, फिर हजारों दाने, एक दाने से करोड़ों अरबों दाने बनते हैं। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो रेज योर सेल्फ टू दैट लेवल। आप भगवान से ना मांगे, भगवान आपके कर्मों को देख के भगवान आपसे आके पूछे बता भैया क्या चाहिए। थैंक यू जी। ये आपको रुपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन इसको डेवलप किया। अभी और हम लोग भी है तो सर। इसको दूसरे ही स्वरूप में देख रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन आपने इसको इतना लाइवली बनाया और रिलेशनशिप पे जो विषय है वो बहुत ही आपने उपयुक्त रखा है। निश्चित तौर से ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है, जो आगे की योजना है, उससे इस देश में मेरी कामना है कि रिलेशनशिप पे ही किसी देश की बुनियाद निर्भर करती है और इस दिशा में यह विश्वविद्यालय और अधिक कार्य करेगा और हम लोग उसके माध्यम बनेंगे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर के साथ सभी सहमत है कि हम सब इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जरा एक हाथ उठा करके बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आप सब साथ हैं तो बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। मैं चौथे सेगमेंट की ओर चल रहा हूँ, वक्त हमारे पास भले कम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों।
इसलिए इसे सेगमेंट का रूप दिया गया है सेल्फ एंड गॉड। हम आमतौर पे बाहरी तौर पे रिश्तों को सजाने संवारने की बात तो करते हैं, लेकिन मेरा स्वयं के साथ कैसा रिश्ता है या उस खुदा के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, ये बहुत मायने रखता है। ये यदि मैं स्वयं से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, या ईश्वर के साथ मेरा कनेक्शन है, तो सचमुच एक खुशहाली और एक हरियाली हमारे चारों तरफ देखने को आती है। और इसके लिए विशेष करके मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी एक और स्पीकर ब्रह्मा कुमारी शशि बहन जी को, जो कि सतना से हमारे साथ हैं और भोपाल जोन की स्पार्क की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। शशि बहन जी का भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहन जी आएँ। और बहन जी के लिए मैंने प्रश्न विशेष करके रखा हुआ है कि बहन जी आप हमें ये बताएं कि स्वयं से हम कैसे संबंध जोड़ें और साथ ही परमात्मा से आप कैसे अपने संबंध को जोड़ती हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर सवाल रुपेश भाई ने किया कि स्वयं से रिश्ते का भाव क्या है, हम स्वयं से संबंध कैसे जोड़ें। तो स्वयं से संबंध माने स्वयं से रिश्ता। अब स्वयं से रिश्ता हम कब रख सकते हैं? जब हमें स्वयं की पहचान होगी कि हम कौन हैं। ठीक है, हमें स्वयं का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं तो रिश्ता रख सकेंगे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सभी को स्वयं की पहचान मिल गई होगी, मिल गई है। कौन है आप सभी? आत्मा है। ठीक है, मुझे भी ये पहचान यहीं से मिली। दूसरा कि इस रिश्ते का महत्व क्या है। तो महत्व कैसे होगा इस रिश्ते का? जब इस पता चला कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के 7 गुण भी पता चले कि आत्मा सतोगुणी है और मैं 7 स्वरूपों में अपने जीवन का कार्य व्यवहार कर सकती हूँ। पहले एक बिलीफ सिस्टम था कि कोई गलत करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये मैं कहा करती थी कि कोई गलत करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो झूठ बोलने वाले ने गलत किया, गलत है ना झूठ बोलना, क्या कहेंगे? गलत है, ठीक है। और मैंने गुस्सा किया तो वो भी गलत है। तो गलत गलत को कभी सुधार सकेगा? जब मुझे मेरे स्वरूप का नॉलेज मिला कि मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, क्रोध मेरा गुण नहीं है, क्रोध तो बाहर से आया हुआ है। ठीक है, और इस नॉलेज को पाने से जो जर्नी है वो सोल कॉन्शियस हुई, जो बॉडी कॉन्शियस थी कि मैं ये मैं वो। ठीक है, तो इस जर्नी से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, है ना। और मेरा भाव स्वभाव बदलने लगा, रिश्ते बहुत सबके साथ बहुत मधुर बनने लगे। और आगे क्या था कि परमात्मा के साथ क्या संबंध है ना। तो परमात्मा के साथ मैं एक संबंध का वर्णन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बचपन से भक्ति भावना थी हमारे अंदर, पूजा पाठ करते थे तो एक वंदना करते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगी आप लोगों से। तो जब किसी मंदिर में जाते थे, मान लीजिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गए तो वहाँ लक्ष्मी और नारायण 2 होते थे और ये वंदना करते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो वंदना करके तो चले आते थे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। राम सीता के मंदिर में भी यही हाल होता था। मान लीजिए हम हनुमान जी के मंदिर में गए, गणेश जी के मंदिर में गए तो वहाँ अगर गीत गाया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो ये भी नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता था कि ये तो मेल हैं और माता तो फीमेल होती है, ये कैसे हो सकता है। पर ये जर्नी चलती रही। एक दिन मेरे जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया कि वो घटना 14 अक्टूबर 1995 की है। मैं हॉस्पिटलाइज थी तो वहाँ मुझे एक दिव्य साक्षात्कार हुआ। माउंट आबू के बारे में तब तक मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने क्या देखा कि मैं परी बन के उड़ती हुई आ रही हूँ और यहाँ जो आप अभी सेशन में कर रहे हैं आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन, तो मुझे फर्स्ट नहीं दिखा। जो आज आपने सेशन किया होगा
परमात्मा के 32 गुण का वो माने सीन दिखाई देने लगा और बहुत मुझे शांति की अनुभूति हुई और मैं सोचने लगी ये जगह कहाँ है, कौन सी जगह है, इसकी तलाश में मन मेरा माने भटकने लगा कि कहाँ होगी, कैसे मिलेगी मुझे ये शांति, ये ज़रूर कहीं है। और ये पता नहीं था इसको माउंट आबू कहते हैं। बाबा की पहाड़ी का भी साक्षात्कार हुआ। ये गेट से जो एंट्री करते हैं कि बी योगी बी, बिल्कुल, तो ये सारे बिहोली, साक्षात्कार हाँ, ये आपको पूरे साक्षात्कार हुए। और जब यहाँ मैं आई, इस ज्ञान से जुड़ी, तो मुझे इस बात का उत्तर मिल गया कि परमात्मा के साथ जो गाते थे ना, माता पिता बंधु सखा, वो एक, जो एक से हम जोड़ सकते थे, वो परमात्मा सुप्रीम सोल है। उसके साथ और मैं सोल हूँ, वो सुप्रीम सोल है। अभी तक तो लगता था हाथ पैर वाला शरीर अपने को समझते थे, तो देवी देवता अट्रैक्ट करते थे। जी जी, तो सर्व संबंध हमारे परमात्मा के साथ इस विधि से जुड़े। कि बहन जी अब हमें प्रैक्टिकल मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस कराने वाली हैं कि हम अपने संबंधों को कैसे सुमधुर बनाएं और उसके लिए परमात्मा के साथ कैसे हम जुड़कर अपने संबंधों में एक हार्मनी ला सकते हैं या उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस संबंध का अनुभव करना चाहेंगे? जो ये कहते हैं कि हम माँ का संबंध परमात्मा से करना चाहते हैं, वो ज़रा हाथ उठाएंगे। अच्छा, ओके, 10%। जो पिता का संबंध अनुभव करना चाहते हैं परमात्मा से, वो ज़रा हाथ उठाएंगे। ओके, थैंक यू। जो फ्रेंड का संबंध अनुभव करना चाहते हैं परमात्मा पिता से, वो जरा हाथ उठाएंगे। वाह, सुंदर। तो पिता के संबंध वाले हमारी ज्यादा हैं। तो बहन जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हम सबको परमात्मा से हम कैसे पिता के संबंध से अपने आप को जोड़ें और अनुभव करें, उसकी गहन अनुभूति राजयोग के माध्यम से हमें कराएं। और हम सब रिलैक्स होकर के बैठेंगे और सुंदर अनुभूति परमात्मा के साथ संबंध और उस संबंध के माध्यम से हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बहुत ही सहज और सरल कर सकते हैं। जब भी हमें कोई मुश्किल आती हमारे जीवन में, तो हम परमात्मा को याद करते हैं। वैसे भी सहज तौर में अगर किसी से पूछा जाए कि आपका परमात्मा के साथ में क्या रिश्ता है, तो वो कहते हम सबके वो पिता हैं। पिता की गोद, पिता की छत्र छाया में बच्चा अपने आप को सदा सुरक्षित महसूस करता है। और फिर हमें तो परम पिता की गोद और उसकी छत्र छाया मिली है। तो आइए हम सभी उस जर्नी पर चलते हैं। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मुझे परम पिता परमात्मा की संतान होने का गौरव प्राप्त हुआ। कल्प के अंत में आकर परम पिता परमात्मा ने हम भटकती हुई आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दिखाई। मीठे बच्चे कहकर हमारे अवगुणों को न देखते हुए हमें अपना बच्चा बना लिया। चौरासी जन्म पार्ट बजाते हुए मुझ आत्मा की शक्तियाँ
क्षीण हो चुकी थी। आत्मा की बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो चुकी थी। अज्ञान के अंधकार में भटक रही मैं आत्मा परमात्मा पिता के सानिध्य में आई। जैसे ही उसका साथ मिला, उसका रंग मुझ आत्मा को लगने लगा। और मेरा तीसरा दिव्य नेत्र खुल गया। सर्वशक्तिवान परमात्मा जो शांति के सागर है, उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाने लगी। और मैं आत्मा अपने पिता के समान शांत स्वरूप का अनुभव करने लगी। मेरे पिता सर्वशक्तिवान वो सर्वशक्तियों से मुझे सुसज्जित करने लगे और मैं आत्मा अपने अंदर सर्वशक्तियों का अनुभव करने लगी। धीरे धीरे जो मैंने अपने आप से एक प्रतिज्ञा किया था, कि मुझे आप जैसा बनना है, आपको इस जगत में प्रत्यक्ष करना है, उस यात्रा में आगे बढ़ने लगी। और आज उसकी गोद में और उसकी छत्र छाया में अपने और उसके बीच के अंतर को समाप्त करने में के लिए सतत प्रयासरत हूँ। कोई भी कार्य असंभव नहीं है अगर वो हमारे साथ है। और आज दिन मैं ऐसा ही अनुभव कर रही हूँ और आप सभी भी कर सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया शशि बहन जी, सुंदर अनुभूति के लिए। सार रूप में कहें तो ईश्वर कहते हैं रब है तो सब है। रब पिता हमारे साथ रहते हैं तो सारी संबंध हमारे साथ रहते हैं। इस सुंदर अनुभूति के लिए शशि बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तीनों ही जो स्पीकर हैं, बहुत ही सुंदर अनुभवों से इन्होंने अपनी बातों को रखा है हमारे सम्मुख। हम ज़रूर बहुत कुछ लेकर के और सीख करके जा रहे हैं। तो धन्यवाद स्वरूप हम स्मृति चिन्ह अपने स्पीकर्स को प्रदान करना चाहेंगे। विद्यालय की तरफ से मैं बहनों से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह लेकर आएँ और आप भी करतल ध्वनि से हमारे तीनों ही जो अतिथि हैं, तीनों स्पीकर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। और मैं आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सब ने बहुत प्यार से इस सत्र को सुना है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं विद्यालय की ओर से। आपका जीवन, आपके संबंध बहुत सरल हों, सरस हों, बहुत ही मधुर हों। यदि कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखिए, यदि कोई रूठ जाए, शुक्रिया, तो उसे मनाना सीखिए। रिश्ते जो हैं हमें ईश्वर ने प्रदान किए हैं, इसे खूबसूरती से निभाना सीखिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने सभी अतिथियों के साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं आज के इस सत्र के लिए और अनुरोध